हेलो नमस्कार। आपके अपने चैनल अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो अभी मैं आप लोगों के लिए रोज़ वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि आप लोग शायद थोड़ी व्यस्त हैं, इसकी वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को। लेकिन ठीक है, मैं बीच बीच में आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल दिया करूँगी जिससे कि आप लोग अपना थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहें। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ खाद्य परीक्षण एवं संग्रह। तो जो हमारा पहला यानी बुक है फूड एवं न्यूट्रिशन, तो उसका ये खाद्य परीक्षण एवं संग्रह उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद आपका एक और लेसन है जिसके बाद ये वाला आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग दूसरा बुक पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे हैं, और ये प्रश्न जो हैं कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 या फिर बीए जो भी कर रही हैं उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि जो भी खाद्य परीक्षण होते हैं, जो खाद्य सामग्री होती है, उनको हम किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। जैम और जेली परीक्षण के लिए चीनी का कितना सांद्रण रख सकते हैं। तो इसमें हमें 65% रखना चाहिए। चीनी का जो सांद्रण होता है वो 65% रखना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, अधिकतर भोज्य पदार्थों को खराब करने वाले बैक्टीरिया विकसित होते हैं। तो कहाँ पर होते हैं? न्यूट्रल पीएच में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? न्यूट्रल पीएच। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, डिब्बा बंदी से संबंधित कानून लागू हुआ था। तो ये कब कानून लागू हुआ था? ये हुआ था आपका 1970 में हुआ था। डिब्बाबंदी से संबंधित यानी जो कानून लागू हुआ था वो सन 1970 में लागू हुआ था। तो डिब्बे के अंदर जो चीज़ पैक की जाती उसकी गुणवत्ता का सही मूल्यांकन करना असंभव होता है। अधिकतर ऊपर पैक जो आकर्षित उस पर लग जाता है। अतः ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, उपभोक्ता के संरक्षण के लिए डिब्बाबंदी के लिए क्या कुछ नियम बनाए गए और वो 1970 में पारित कर दिया गया। क्योंकि कोई भी ऐसे किसी भी डब्बे के ऊपर कोई भी आकृति देकर उसे अच्छा बना सकता था, लेकिन उसकी गुणवत्ता क्या है उस पर कब जोर दिया जाने लगा? जब 1970 में यह कानून बनाया गया। उसके बाद से डब्बे के ऊपर जो भी चीज़ लिखा है, अगर उसमें कुछ भी खराबी निकलता है या कुछ भी ऐसा होता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, कंज्यूमर में कंप्लेन कर सकते हैं, और उस पर आप अपने तरीके से आपको जो भी लगता है कि नहीं ये जो भी डब्बे के अंदर वस्तु है ये अच्छा नहीं है या हमारे लिए हमारे हेल्थ के लिए लाभदायक नहीं है, तो उसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हो। उस पर नंबर भी दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ का संरक्षण की अवधि इससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है? जल की मात्रा से। किसी भी खाद्य पदार्थ का संरक्षण हम कर सकते हैं उसकी जल की मात्रा को जानने के बाद। यानी खाद्य सामग्री में अगर जल की मात्रा ज़्यादा होती है तो कोई भी खाद्य सामग्री जल्दी से खराब हो जाता है। तो खाद्य पदार्थ का संरक्षण की जो अवधि होती है वो जल यानी मॉइस्चराइजर जो होता है उसकी मात्रा से ही होती है। हमारे देश में अधिकतर मात्रा में जो फल, अनाज और सब्जी का उत्पादन होता है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या के अनुसार वह बहुत ही कम पड़ जाता है। इसलिए आकस्मिक या त्रैसदी पड़ने पर या बाढ़ आने पर, अकाल पड़ने पर या कोई भी ऐसी आपदा आने पर उसको हम क्या करते हैं, सालों साल तक सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसे समय में खाद्य पदार्थों के संरक्षण की तकनीकी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को पाश्चुरीकरण किया जाता है। तो क्या किस लिए किया जाता है? सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है। जो दूध होता है इसको हमें किस तरह से पाश्चुरीकृत करना चाहिए? तो इसके लिए हमें 62.80 सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म करना चाहिए, और इस प्रक्रिया से दूध में जो उपस्थित जीवाणु होते हैं, रोगाणु और कीटाणु होते हैं, वो क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं, जिससे वो निष्क्रिय हो जाते हैं और दूध को हम कुछ देर तक सुरक्षित, कुछ समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेली से नमी की क्षति होने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो जेली से नमी की जो क्षति होती है
उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? सिनरेसिस। तो जेली जो होती है वो सिनरेसिस के कारण क्षति होती है। सिनरेसिस शब्द का जो शब्द है ये बड़ी संख्या में खाद्य पदार्थ जैसे आपका जैम, जेली, सॉस, डेयरी उत्पादन या टमाटर के रस के साथ या मांस और सोयाबीन के उत्पादन से तरल को बाहर निकालने का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग फल संरक्षण की एक विधि है जिसमें क्या होता है? खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को मारना होता है। ब्लीचिंग जो होता है ये फल संरक्षण की एक विधि है जिसमें खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवियों को मारा जाता है और ब्लीचिंग गर्म पानी या भाप के द्वारा की जाती है, जिससे क्या होता है? खाद्य पदार्थ में उपस्थित जितने भी जीवाणु होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुरण के समय जो एंजाइम सक्रिय होता है वो क्या होता है? तो वो रेनिन होता है। रेनिन अंकुरण के समय सक्रिय एंजाइम होता है और एंजाइमों के अंकुरण से अनाज के पौष्टिक तत्व जो होते हैं, विशेषकर आपके विटामिन बी के जो ग्रुप होते हैं B1, B2 यानी नियासिन और विटामिन सी की मात्रा काफ़ी वृद्धि हो जाती है और अंकुरण से कुछ विषाक्त तत्वों की मात्रा में भी कमी आ जाती है। अंकुरण से कार्बोज की कुछ मात्रा में परिवर्तन भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिरक्षक जो नींबू अचार के तैयार करने में प्रयोग होता है तो वो क्या होता है? वो होता है नमक। नींबू के अचार को परिरक्षित करने हेतु हम नमक का प्रयोग करते हैं और नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम खर्च में भोजन संरक्षण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो सबसे उपयुक्त विधि क्या है? प्रदर्शन। प्रदर्शन के माध्यम से हम खाद्य जो भी सामग्री होती है उसके संरक्षण के बारे में हम आराम से उसकी विधियों के बारे में लोगों को बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि क्या है? तो डिहाइड्रेशन के द्वारा हम खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रख सकते हैं। ये हमारी कौन सी विधि है? घरेलू विधि है। खाद्य संरक्षण खाद्य पदार्थ को उपचारित करने एवं सुरक्षित रखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उसके खराब होने की प्रक्रिया को रोकता है और बहुत कम देता है जो सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा होता है। सामान्यतः संरक्षण की घरेलू विधि में रेफ्रिजरेटर, डिहाइड्रेशन तथा नमक व चीनी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। तो क्या मिलाया जाता है उसमें? नींबू का रस मिलाया जाता है। नींबू का रस जो होता है खटास होता है उसमें ज़्यादा, है ना। नींबू के रस में खटास ज़्यादा होता है जो जैम जेली जमने के लिए आवश्यक है। खटास के लिए साइट्रिक अम्ल अथवा टार्टरिक अम्ल मिलाई जाती है और साइट्रिक अम्ल न हो तो नींबू का रस भी डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने से पूर्व क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए। इससे क्या होता है? भंडार गृह में नमी नहीं होती है और डब्बे में जो वस्तुएं रखी जाती हैं वो बिल्कुल सुरक्षित रहती है। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हम क्या कर सकते हैं? अपनी खाद्य सामग्री की नमी को बचा सकते हैं ना। हम सभी लोग अपने घर में भंडार गृह बनाते हैं जिसकी नमी क्या होती है? वायु जो होता है वो डब्बे में प्रवेश कर जाता है। तो वो वायु डब्बे में प्रवेश ना करे इसके लिए हम क्या करते हैं? तेल युक्त जो है वस्तु उसके चारों तरफ रख देते हैं और डब्बे में जो रखे फल या शरबत जो भी होते हैं वो सीलन के कारण खराब नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका किसका जली विलय है? तो ये एसिटिक अम्ल का विलय है। सिरका एसिटिक अम्ल का जली विलय है। एसिटिक अम्ल जिसे एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है और ये क्या है? कार्बनिक अम्ल है जिसकी वजह से सिरके में खट्टा स्वाद आता है। और आज का आखिरी प्रश्न है, गोल्डन ऑब्लॉग मान्य मानक है। तो किसका मानक है? स्थानीय संबंध के लिए। गोल्डन ऑब्लॉग जो होता है ये स्थानीय संबंध के लिए मान्य
मानक है। प्राचीन यूनानियों के अनुसार मान्यता थी कि संबंध जो अपने स्थानीय डिवीजनों के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है उसे कभी कभी गोल्डन आबलॉक कहा जाता है और स्थानीय संबंधों के लिए यह एक मान्यता प्राप्त मानक है। तो ये थे कुछ आपके खाद्य संग्रह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए भोज्य पदार्थों में मिलावट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी और आप लोगों को उसके बारे में भी कुछ समझाऊंगी, क्योंकि ये जानकारी हमें रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे खाद्य सामग्री में किस सामग्री में क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से और मन लगा कर पढ़िए। तो चलिए अब सभी से मैं अलविदा कहना चाहती हूँ। तो बाय बाय, नमस्कार।